अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज वही हुआ जिसके हवाले से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इंग्लैंड ने अपना मैच जीता और पहुंच गए सेमीफाइनल में। दिफाई चैंपियन मेज़बान ऑस्ट्रेलिया को पहले ही राउंड में जो है वो अपने घर में रहते हुए ही बस अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़नी होंगी। अब ये भी नहीं कह सकते कि अब उनको घर जाना पड़ेगा। बहुत ही शॉकिंग है ऑस्ट्रेलिया के लिए ओवरऑल, लेकिन जो पहले मैच में उनको शिकस्त हुई थी उसके बाद कभी संभले ही नहीं और उसके बाद हमेशा पीछे ही भागना पड़ा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन इंग्लैंड ने रिकवर किया इन टाइम। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उनकी कामयाबी थी उसने इनको वर्ल्ड कप पे ट्रैक पर लेकर आए। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने भी इंग्लैंड के मैच के अलावा बहुत कम गलतियां की और दो डिजर्विंग टीमें सेमीफाइनल में पहुंची है जनाब ग्रुप 1 से। लेकिन हमारा टॉपिक रहेगा जनाब पाकिस्तान और ग्रुप 2 के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान को कल मैच खेलना है अगेंस्ट बांग्लादेश और इसके साथ साथ कल दो मैचेस और हैं। नीदरलैंड का मुकाबला साउथ अफ्रीका से, जिम्बाब्वे का मुकाबला इंडिया से और पाकिस्तान को इन दोनों ही मैचेस में अपसेट की दुआ या उम्मीद रखनी है, वरना पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। तो क्या पाकिस्तान ने भी बहुत देर कर दी? ये अगर मगर का खेल क्या पाकिस्तान को आज हम जो एक्सपेक्टेशंस करें क्या ये रियलिस्टिक हैं? मेरे ख्याल में तो रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि दो अच्छी टीमों का मुकाबला हो रहा हो तो शायद अपसेट की उम्मीद रखी जाए। लेकिन मेरे ख्याल में नीदरलैंड को से उम्मीद रखना कि वो साउथ अफ्रीका को हरा देंगे या जिम्बाब्वे से उम्मीद रखना कि वो मस्ट विन मैच में इंडिया को ये पता है कि वर्ल्ड कप से बाहर होते हैं। आई थिंक ये एक बहुत ही समझ लीजिए कि अनरियलिस्टिक सी अप्रोच हम रख रहे हैं। लेकिन शायद कभी किस्मत साथ देती है, लेकिन क्या किस्मत का साथ देने से पहले हमने कोई अच्छी क्रिकेट खेली है? जो हम जिम्बाब्वे से मैच हारे, इंडिया से मैच हारे, हमने अपने नर्व्स पे काबू नहीं रखा। हमने नीदरलैंड वाले मैच के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा खास जो है ना वो आप समझ लीजिए एनर्जी नहीं दिखाई थी। सारी सूरत हाल है जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं रिप्ले हेडलाइन। तो जनाब सूरत हाल अब पाकिस्तान के लिए बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन आज के मैच में भी आपने देखा कि जो मस्ट विन मैच था उसमें इंग्लैंड की टीम अच्छा खासा मैच जीतते जीतते स्टम्बल हुई और लग रहा था कि जो वर्ल्ड कप का प्रेशर है वो कहीं ना कहीं जो है वो हमें दिखाई दिया। लेकिन उनके बाद बेन स्टोक्स की सूरत में एक अच्छा राउंडर मौजूद था जिसने उस सूरत हाल में टीम को रेस्क्यू किया। तो हमेशा मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रज़ा कलीम। देखा में रज़ा यही उम्मीद रखी जा सकती है कि जो वर्ल्ड कप का प्रेशर है वो कल किसी तरह इंग्लैंड पे जिस तरह आज, लेकिन श्रीलंका इंग्लैंड एक कंपेटिटिवनेस ज़्यादा है। मेरा नहीं ख्याल कि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे इंडिया में हम इतनी इसमें कंपेटिटिवनेस एक्सपेक्ट करें। आफ्टर श्रीलंका फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन भी है, बट शायद यही हम होप रख सकते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए मैच में जहाँ पर एक वर्ल्ड कप का खौफ, एलिमिनेशन का खौफ जो है वो साउथ अफ्रीका इंडिया पर हावी हो जाए। और उसके साथ साथ डेफिनेटली हमें भी ये खौफ महसूस करना है जब हम बांग्लादेश से खेलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ओवरऑल अगर कंपेयर किया जाए तो फिर जैसा आपने इंट्रो में बताया था बहुत अनरियलिस्टिक है कि साउथ अफ्रीका हार जाए या इंडिया हार जाए। लेकिन टीमें जब दबाव में गलतियां करती हैं, अब दबाव किस टीम, कौन सी टीम उसको अच्छा हैंडल करती है, क्योंकि माजी साउथ अफ्रीका का बिल्कुल इसके अगेंस्ट रहा है। क्योंकि जब भी दबाव पड़ता है हमेशा नॉकआउट्स में नॉकआउट वाली सिचुएशन आती है तो साउथ अफ्रीका की टीम स्ट्रगल करती है हमेशा। अब ये देखना है कि गलतियां कितनी करती है, क्योंकि देखें नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में मेरे ख्याल से जो टीम अगर साउथ अफ्रीका अगर हारेगी तो अपनी गलतियों से हारेगी। ऑब्वियसली नीदरलैंड की टीम अपना अच्छा खेल पेश करेगी, क्योंकि एसोसिएट टीमें अपनी फुल जो उनकी कारकर्दगी होती है फुल परफॉर्मेंस दिखाती हैं। तो साउथ अफ्रीका या इंडिया का हारना बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, लेकिन इसको बिल्कुल रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर दबाव पड़ा तो फिर टीमें रद्द कैसे किया जा सकता है रज़ा, जब 22 करोड़ आवाम की दुआएं जो है वो नीदरलैंड और जिम्बाब्वे के साथ चल रही होगी। लेकिन जनाब रियलिस्टिक अप्रोच की बात, अनरियलिस्टिक अप्रोच की बात तो मौजूद है, लेकिन बहरहाल मैथमेटिकली वी आर स्टिल इन, और एक अपसेट जो इंसान को डूबती नैया को पार लगा सकता है। हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके अंदर सारे सिनेरियो मौजूद हैं। तो बड़ा कंपेटिटिव ये वर्ल्ड कप है, क्योंकि आखिरी मैचों में जाके टीमों के फाइनल फैसले हो रहे हैं। कि रज़ा आज पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस नहीं की, उसकी वजह मैं ही मालूम करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान ने आखिरी मैच में एक अच्छा मोमेंटम ज़रूर हासिल किया, जो कि साउथ अफ्रीका की टीम को जिस अंदाज से अपने हराया वो बड़ी एक कन्विंसिंग जीत थी आखिर में। क्योंकि हमारी बैटिंग अगेंस्ट जो टॉप ऑर्डर है उसने स्टम्बल किया। लेकिन क्या लगता है आपको, मुझे लोग बात कर रहे हैं कि मोहम्मद हारिस अब तक कहाँ छुपे थे या अभी वो ओपनर क्यों नहीं आ रहे? क्या रिजवान बाबर ने कल के मैच में पहले 6 ओवर खेल लिए तो उसके बाद हारिस की यूटिलाइजेशन हो सकेगी? तो बहुत सारे सवालात हैं जो मौजूद हैं। और क्या हम अब भी या नहीं जागेंगे कि हमें पहले पावर प्ले के लिहाज से एक चॉइस अगर हमारे पास है तो उसको कब खिलाना है, कैसे खिलाना है, या अभी भी हम एक कॉपी बुक स्टफ चलेंगे? देखिए अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे यही लगता है पाकिस्तान अभी भी उसी ओपनिंग जोड़ी के साथ जाएगा। बाबर और रिजवान की जोड़ी कल भी हमें ओपन करती हुई नज़र आएगी। उसकी वजह है कि बहुत सारी सीरीज़ आई जहाँ पे हमें करना चाहिए था एक्सपेरिमेंट, हमने वहाँ पे नहीं किए। जब वहाँ पे नहीं किए तो ऑब्वियसली इतने बड़े टूर्नामेंट में समझ से बाहर है कि अब पाकिस्तान यहाँ पे आके चेंज करेगा।
तो मेरे ख्याल से बाबर और रिजवान से ही टीम अपना इनिंग का आगाज़ करेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान को अच्छा करना है तो मेरे ख्याल से एक को नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि बाबर और रिजवान दोनों पाकिस्तान के लिए बुरी चीज़ ये हुई कि दोनों एक साथ आउट ऑफ फॉर्म हो गए, दोनों के रन नहीं आ रहे। अगर एक के भी रन आ रहे होते तो शायद इतना मसला पाकिस्तान को नहीं होता, लेकिन अब दोनों आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं तो जल्दी 2 विकेटें गिर जाती हैं, तो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर पे दबाव आता है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर पे बहुत क्वेश्चंस थे इस T20 वर्ल्ड कप से पहले। ये सिनेरियो भी आपने नहीं भूलना कि जो रियलिस्टिकली अगर हम जायजा लें, बिकॉज हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते इन रियल वर्ल्ड, आइडियल वर्ल्ड के जिम्बाब्वे इंडिया को हरा देगा या नीदरलैंड को, तो कल इस टाइम शायद हम बड़ी बेटर पोजीशन में होंगे और कल पता ही सिचुएशन कैसी होगी, हम क्या बातें कर रहे होंगे। क्योंकि आपकी टीम जो वर्ल्ड कप से बाहर होती है, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अब सारे जो चेंजेस होंगे और होने भी चाहिए। परफॉर्मेंस बेस्ड होता है आपका, स्पेशली वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप आपके टास्क होते हैं। उसके बाद फिर आप या तो फैसला करते हैं कि क्या कंटिन्यू करेंगे या फिर आप चेंज करते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत सारे प्लेयर तो इसलिए भी कल खेल रहे होंगे इस सोच के कि उनको आखिरी मैच भी रन करने को मिल जाए, तो फिर उनकी टीम में सिलेक्शन की वजह बरकरार रहे। और मोहम्मद हारिस ने अगर दोबारा रन कर दिए तो क्या होगा? देखिए, हारिस अभी न्यू आया है, उसमें टैलेंट है। रमीज़ राजा भी बहुत तारीफ़ करते हैं हारिस की, ज़रूर उसमें टैलेंट है, लेकिन उसको अभी थोड़ा ग्रूम होने की और ज़रूरत है। जितना वो डोमेस्टिक खेलेगा, PSL खेलेगा वो लड़का, उतना अच्छा होता जाएगा। ऐसा ना हो कि दूसरे, हम पाकिस्तान में एक अलमिया रहा है कि हम एक खिलाड़ी को आता है वो एक इनिंग खेलता है, हम उसको हैदर अली के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था ना पहले, जब उन्होंने 50 मार दी थी। यहाँ तो बात टीम के मफाद की हो रही है ना, कि आपकी टीम का मफाद रोल्स डिफाइन होने चाहिए। रिजवान बाबर की अप्रोच के हवाले से हम अभी से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत अरसे से बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट की अप्रोच नहीं है। और देखिए न्यूजीलैंड ने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में सिर्फ अपनी इंटेंट से ऑस्ट्रेलिया को इतना बुरी तरीके से गिराया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का रेपुटेशन ही ख़राब हो गया कि ये नहीं जीत पाएंगे, इनके पावर प्ले सही नहीं होते, इनकी बॉलिंग ठीक नहीं है। हमने भी तो अपोजिशन को ये पैगाम ऑलमोस्ट दिया ही हुआ है ना कि हमने पहले 6 ओवर में अटैक ही नहीं करना। जिम्बाब्वे के खिलाफ हम मैच क्यों आ रहे? जिम्बाब्वे न्यू किया ये 130 पे भी हम पे अटैक कभी करेंगे ही नहीं, इसलिए उन्होंने मैच के अंदर हर वक्त वो रहे, और जहाँ हमारी विकेटें गिरी मैच से बाहर हो गए। आई थिंक हमारी अप्रोच का मकसद है, यहाँ किसी इंडिविजुअल की बात नहीं, शायद फ़खर नमान आए तो वो ये रोल कर लें, या कोई और आप शर्जील खान को ले आए वो ये रोल कर लें। बात अप्रोच की रहता जो हमने आइडेंटिफाई प्रॉपर्ली की नहीं। हम एक बहुत सेफ मेथड से चलते रहें, और अगर कल भी हम दोबारा इन्हीं दोनों से ओपन करा के और फिर हम पावर प्ले ज़ाया करते हैं, मेरा तो नहीं ख्याल कि मस्ट विन मैच में ये अच्छी अप्रोच होगी। बिल्कुल नहीं होगी, मैं पहले कह सकता हूँ बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन क्योंकि टीम की एक साइकी है, उसके साथ खेलती हुई आ रही है। बाबर आजम की आपको पता है प्लानिंग, अब अगर कुछ चेंज होगा तो इस वर्ल्ड कप के बाद ही होना है। ठीक है, तो देखें बाबर को अभी जैसी कैप्टनसी कर रहा है उसको करने देनी चाहिए फ़िलहाल, क्योंकि अब तो सबके सामने नताइज हैं कि क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान टीम का क्या आउटकम होगा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर सेमीफाइनल इवन फाइनल पहुंच जाता है, इवन जीत भी जाता है, चैंपियन बन जाता है पाकिस्तान, फिर भी जो गलतियां हैं हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो पाकिस्तान से गलतियाँ हुई हैं उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो जाएगी वरना अगर इसको दुरुस्त नहीं किया गया। बिल्कुल, और आगे क्या हो जाएगी मुझे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है सर पे खड़ी हुई। क्योंकि चलिए बहरहाल जब तक एक उम्मीद है तो फिर आस है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करें। ग्रुप 1 की अगर बात करें तो डेफिनेटली नाउ वी हैव 2 सेमीफाइनलिस्ट, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, और इनके मुतालिक कहा जा रहा था कि ये वर्ल्ड कप में एक बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ आए हैं। बट आप अगर पूरा प्रीव्यू करें डेफिनेटली आई थिंक ये पूरा वर्ल्ड कप उसी पर चेंज हो गया, और ये पूरी के पूरा सिनेरियो उस पर चेंज हो गया, जहाँ पर न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पहले ही मैच के आई थिंक पहले पावर प्ले में जो हैरान किया, उसके बाद से ये ग्रुप प्रीटी मच डिसाइडेड था कि न्यूजीलैंड आगे जाएगा और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में से कोई एक टीम उनके पीछे आ सकती है। पर अगर हम देखें अफगानिस्तान ने भी शायद इतनी अच्छी तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी इस बार नहीं दिखाई। इसी तरह अगर हम बात करें आयरलैंड ने कंपेटिटिव रहे लेकिन को बहुत ज़्यादा हैरान को परफॉर्मेंस दी थी। और श्रीलंका आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर वो अपने आप को बेहतर करते तो वो भी इस ग्रुप में आ सकते थे। आपका क्या एनालिसिस है इस ग्रुप के मुताबिक ओवरऑल? देखिए, इस ग्रुप में बारिश का भी किरदार बहुत अहम रहा। शुरू में सारे मैचेस ग्रुप 1 में बारिश होती जा रही थी। बिल्कुल 3-4 मैचेस जो थे और इम्पोर्टेंट मैचेस, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया जो इंग्लैंड का जो मैच था ना, उसने भी बहुत इम्पैक्ट डाला कि जो ऑस्ट्रेलिया की एलिमिनेशन हुई है। वो जो मैच था ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट इंग्लैंड, वो बहुत की डिसाइडेड था कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में से किसने आगे जाना। वो एक पॉइंट इंग्लैंड के काम भी आ रहा है, वो इंग्लैंड के काम भी आया। और फिर ऑस्ट्रेलिया के जो बाकी मैचेस हुए, ऑस्ट्रेलिया अच्छे रन रेट से नहीं जीत पाया। लास्ट ईयर यही गलती साउथ अफ्रीका से हुई थी, वो अपने रन रेट की वजह से बाहर हुए थे। इस साल ऑस्ट्रेलिया ने वो गलती की, आपके पास जब हल्के मैचेस थे आपको अच्छे रन रेट से जीतने चाहिए थे, तो उन्होंने जो गलती की उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। देखें पॉइंट्स तो बराबर हैं ऑस्ट्रेलिया के और इंग्लैंड के, लेकिन रन रेट पे ऑस्ट्रेलिया
वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, उसकी यही गलती है कि जो छोटे हल्के मैचेस आए उन्होंने वो कन्विंसिंगली नहीं जीते। तो सर डेफिनेटली अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप से पहले ही चूँकि ऑरेंज फिंच की फॉर्म बहुत ख़राब रही, माफ़ कीजिएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो वनडे कैप्टनसी चेंज हुई, एक ऐसा एलिमेंट लग रहा था बड़े अरसे बाद कि कोई ऑस्ट्रेलिया को जो लीड कर रहा है खिलाड़ी, अब वो अपनी पीक पर नहीं है। एटलीस्ट ऐसे लग रहा था जैसे ना वो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर हैं। रही सही कसर डेविड वार्नर जो कि लास्ट वर्ल्ड कप के हीरो हैं, उनकी आउट ऑफ फॉर्म होने ने पूरी कर दी। और फिर जो सबसे हैरानगी की बात है, जो मैं एक स्टैट भी देख रहा था, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के जो पेसर्स हैं वो इस वर्ल्ड कप में मोस्ट एक्सपेंसिव पेसर्स में से गए। अब वो जोश हैजलवुड हो, पैट कमिंस हो, मिचेल स्टार्क हो, ये वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं तीनों फॉर्मेट्स में। पाकिस्तान में आज ये जीत के गई टीम, पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हराई, पाकिस्तान को जो है वो वनडे सीरीज़ में भी शिकस्त हुई। लेकिन क्या आप समझते हैं कि क्या अंडर प्रेशर रहे, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, या अगर हम पुरानी बातें वापस ले आए तो 87 में भी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान भारत में जो मुश्तरका तौर पे हुआ, और अपने मुल्क में बाहर हो गए थे। तो क्या ट्रांजेक्शन सही नहीं कर पाते नेक्स्ट वर्ल्ड कप में? क्योंकि लास्ट ईयर वर्ल्ड कप जब ये जीते इनको कोई फेवरेट्स नहीं कह रहा था, बट इस बार तो ये बड़े फेवरेट्स थे। बिल्कुल, देखें फेवरेट थे, और होम ग्राउंड होम कंडीशन के बावजूद इनकी इतनी लो पावर परफॉर्मेंस होना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि देखें मेरे ख्याल से कलेक्टिव टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो अप टू द मार्क नहीं रही। आपने फिंच का नाम लिया, वार्नर का लिया, जो वन डाउन पे आते हैं मिचेल मार्श, उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। क्योंकि लास्ट ईयर जो ऑस्ट्रेलिया का जो वन डाउन पे मिचेल मार्श की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली, तो वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के जो बैटिंग में, और फिर दूसरा जो बॉलिंग था वो बहुत बड़ा की फैक्टर था। क्योंकि उन्होंने रन इतने लगवा दिए और फिर डिफेंड भी नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल से बॉलिंग उनकी जो मेन में वजह है वो मेरे ख्याल से उनकी बॉलिंग है। अगर बॉलिंग उनकी नहीं चल पाई, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया आज पहले राउंड से बाहर हुआ है। क्योंकि एक बहुत मशहूर वही कहावत है कि आपकी जो बॉलिंग है आपको टूर्नामेंट जितवाती है। तो आपके टूर्नामेंट अगर आपको जीतना था तो आपकी बॉलिंग को क्लिक करना। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की स्पिनर्स भी ओवरऑल इतना इम्पैक्ट है। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें रजा, डेफिनेटली न्यूजीलैंड 2015-2019 के फाइनलिस्ट फिर 2020 का भी फाइनल हारे, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के विनर हैं। और परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट टीम, केन विलियमसन को बहुत क्रेडिट जाता है कि जो एक सिलसिला ब्रेंडन मैकलम ने शुरू किया था, एक नई न्यूजीलैंड की उन्होंने बुनियाद रखी थी। नया न्यूजीलैंड अगर हम कहें क्रिकेट में तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा कि नया न्यूजीलैंड जो कि आईसीसी इवेंट में सेमीफाइनल से भी आगे बढ़े। क्या इस बार लगता है रहा कि वो जो कसर रह जाती है, वर्ल्ड चैंपियन कभी नहीं बने? और अभी हम दूसरे ग्रुप की बात नहीं करेंगे, वहाँ तो अगर मगर की सूरत हाल है, बट आई थिंक दिस इज न्यूजीलैंड वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट देयर फर्स्ट वर्ल्ड T20 और वर्ल्ड आईसीसी टाइटल। देखिए आईसीसी के जितने भी इवेंट्स हैं, इससे पहले भी चले जाएं, 2015 से पहले भी चले जाएं, 2011 के सेमीफाइनल्स खेलते थे, सेमीफाइनल्स में थे 99, 92। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, स्पेशली आईसीसी इवेंट्स में। क्योंकि इससे पहले देखें ट्राई नेशन हुई थी बिल्कुल इससे पहले, पाकिस्तान से वो हार गया था न्यूजीलैंड, अपने होम ग्राउंड पे हारा था। लेकिन न्यूजीलैंड की क्योंकि टीम अच्छी है, उनके बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, सही वक्त पे सही फैसले लेते हैं। जो केन विलियमसन का आपने बोला, सही वक्त पे सही फैसले करना है। देखें मार्टिन गप्टिल को बाहर करना बहुत बड़ा डिसीजन था न्यूजीलैंड का, लेकिन उन्होंने किया और फिर एलन उनकी जगह आया, उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। तो मेरे ख्याल से जो सही वक्त पे सही फैसले होते हैं वो न्यूजीलैंड को आगे लेके जा रहे हैं। और जैसे आपने बोला, बिल्कुल एक जो उम्मीद कसर रह जाती है, हर दफ़ा मंजिल के बिल्कुल करीब पहुँच के हार जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन न्यूजीलैंड से बहुत मिलती जुलती हैं, फाइनल तक पहुंचती है। ऑस्ट्रेलिया भी फाइनल में नहीं होगा, फाइनल में नहीं होगा। देखें जिन्होंने को 2015 में भी अपने मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया में अपने मुल्क में शिकस्त दी थी उन्हें। तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड, अगर वैसे तो हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन अगर नहीं जीता तो न्यूजीलैंड, हमारी दुआएं पहले कल के लिए हैं, इसके बाद हम दुआओं का अगला एडिशन शुरू करेंगे। अगर डिजर्विंग टीम की बात की जाए तो नो डाउट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये दो टीम हैं जो बहुत मोस्ट डिजर्विंग टीम्स हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप की हकदार हो। बिल्कुल, और इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया, तो ये कह सकते हैं हम कि वाकई दोनों टीमें एक बहुत अच्छी फॉर्म और एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन से खेलती हुई दिखाई दे रही है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर अब ग्रुप 2 की बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। तो जनाब T20 वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान का डू और डाई मैच, और साथ हमें एक मेरेकल चाहिए। लेकिन आज शान मसूद ने जब मीडिया से बात की, उन्होंने एडमिट किया कि भारत और जिम्बाब्वे के खिलाफ मैचेस आने के बाद टीम जो है बुरी तरह अपसेट भी हुई थी, रातों की नींदें तक जो है वो कहते हैं जी हमारी मुश्किल हो गई थी। लेकिन उनका मज़ीद मैच के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। मूड अच्छा है। ऑब्वियसली जो रिज़ल्ट था पिछले मैच में बहुत अच्छा था। बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन थी कि जहां साउथ अफ्रीका ने गेम के अर्ली स्टेजेस डोमिनेट किए थे, लेकिन जिस मैनर में हम वापस आए, जिस मैनर में हमने बॉलिंग की, फिर आप देखें जिस तरीके से रेन ब्रेक भी आया, लेकिन वो जो मोमेंटम उसके बाद था वो हमने उसको बरकरार रखा। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी साउथ अफ्रीका से रिज़ल्ट लेना। और अब देखें, हमने पहले भी यही बात की थी कि जो हमारे हाथ में है
हम उस चीज़ पे पूरा फोकस रखेंगे। बांग्लादेश से मैच है, 2 पॉइंट्स ऑन ऑफ़र हैं। हमारा काम है कि हम 2 पॉइंट्स लें और दूसरी टीमों के लिए मुश्किल करें। और देखें, होप हमेशा रहेगी जब तक आखिरी बॉल इस ग्रुप स्टेज का नहीं होगा ख़त्म। और मूड अच्छा है, लड़कों की परफॉर्मेंसेस से पता चला। अगर आप ओवरऑल भी क्रिकेट देख लें कि जो भी रिज़ल्ट्स हुए हैं, लेकिन अच्छी मतलब क्रिकेट भी खेली। और इवन आप देखें कि दोनों रिज़ल्ट्स जो हमारे फेवर में नहीं गए वो हमारे फेवर में जाने चाहिए थे। वो बस एंड में थोड़ी मिस्टेक्स हुई या वो हुआ उसकी वजह से। लेकिन आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कल के मैच के लिए। मूड अच्छा है और डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छी थी रज़ा, तो मोराल लिफ्ट होता है। अब कल के मैच के लिए रज़ा, हम बांग्लादेश के ऊपर ज़्यादा नहीं, नॉट टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश, सब जब बाकी 5 टीमों की बात कर रहे हैं। और आई थिंक दे प्लेड नॉट बैड क्रिकेट एट ऑल, क्योंकि इंडिया के मैच में आई थिंक वो बारिश का इंटरवल और बाद में उनकी थोड़ी सी मुझे लगता है इनएक्सपीरियंस शाकिब के अलावा जो प्लेयर थे वो मैच को फिनिश नहीं कर पाए। थोड़ा सा पहले वो जो अटैकिंग इंटेंट दिखाई थी तस्कीन ने और नूरुल ने वो हो जाती। बट एक ऐसी टीम है जिसके पास एक बहुत अच्छा नया बॉल करने वाला बॉलर तस्कीन मौजूद है। दे हैव अ क्वालिटी ऑलराउंडर इन शेप ऑफ शाकिब उल हसन, दे हैव नूरुल, दे हैव सम अदर बैट्समैन एज वेल। और जो लिटन दास की इनिंग थी उससे भी पता चलता है कि वो क्या कर सकते हैं शुरू में। सो आई थिंक इट्स अ वेरी कम्पैटिटिव बांग्लादेश, जो कि इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया, बट इतने बुरे भी नहीं हैं वो इस बार। नो डाउट, बिल्कुल ऐसे ही है। बांग्लादेश ने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली है, टीमों को परेशान किया। अब देखें, पाकिस्तान कोई नया एक्सपीरियंस नहीं होगा, अभी ट्राई भी खेली है पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश ने, तो उनको आइडिया है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को क्या खामियां हैं, क्या खूबियाँ हैं, तो वो पाकिस्तान को पकड़ सकते हैं। लेकिन देखिए, बड़े इवेंट्स में ना थोड़ा साइकोलॉजिकल भी वो होता है। तो बांग्लादेश नॉर्मली पाकिस्तान के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं रहा, तो पाकिस्तान साइकोलॉजिकली पाकिस्तान को एज हासिल होगा अगेंस्ट बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश अगर अपने जो पोटेंशियल है उस पर खेलती है तो ज़रूर पाकिस्तान को भी परेशान कर सकती है, जैसे उन्होंने इंडिया को किया था। बात करते हैं आपके फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसकी एक के बाद एक खबरें सामने आ रही है। पाकिस्तान ने अब तक 2 बड़े नामों की कंफर्मेशन की है, डेविड मिलर और जैसन रॉय। इन दोनों ने जो रजिस्ट्रेशन करवा ली। लेकिन रज़ा, आज मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, कुछ चीज़ें हमने भी कल रिपोर्ट की थी। एक तो पाकिस्तान सुपर लीग की जो ओपनिंग सेरेमनी और इब्तदाई मैचेस हैं वो मुल्तान में होने का इम्कान है। उसके बाद कराची और मुल्तान में पहला हाफ, उसके बाद फिर लाहौर और रावलपिंडी ये जो पाकिस्तान सुपर लीग है मुंतकिल होगी। और फिर फाइनल ऑब्वियसली लाहौर जो कि हेडक्वार्टर है, बेटर फैसिलिटीज़ और फिर बोर्ड का अपना डेफिनेटली एक सेंटर पॉइंट है, वहाँ होने का इम्कान है। और फिर मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद अल्लाह करे कि हमारा वर्ल्ड कप बहुत लंबा चले। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हमेशा की तरह फैंस बड़े एक्साइटेड हैं, तो हमने स्पेशली पार्ट किया। आप सब भी इसके हवाले से जब स्पेशली यूट्यूब पे देखें तो आप अपने कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। रज़ा, डेफिनेटली अब ये देखना पड़ेगा कि बड़े नाम जिनके बताए लोग बात कर रहे हैं, जैसन रॉय, डेविड मिलर, मेरी इत्तला के मुताबिक जो है हसन रंगा भी मौजूद हैं। इसी तरह आपके पास जो सिकंदर रज़ा वो मौजूद होंगे, आपके पास शाकिब उल हसन मौजूद हैं। पर लोग फिर भी बात करते हैं जैसे रबादा हैं, क्विंटन डिकॉक हैं, या ऑब्वियसली आपके पास जो ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े स्टार्स हैं जिसमें डेविड वार्नर हैं, इसी तरह आनंद फिंच है। लेकिन जो मैंने चेक किया कि ऑस्ट्रेलिया की तो एक सीरीज़ है, तो उनके बहुत सारे टेस्ट स्टार्स तो ऑलमोस्ट 3 स्टार्स की, तीनों फॉरवर्ड के बड़े खिलाड़ी हैं। बट वो जो फील है वो मुझे आस्ता आस्ता आते हुए दिखाई दे रही है। डोंट फॉरगेट, अभी जो कि फुटेज चल रही है, कामर अकमल लेफ्ट पेशावर ज़ल्मी एंड टुडे मोहम्मद हफीज़ अनाउंस टू लेफ्ट लाहौर कलंदर। सो रज़ा, वो जो हम बात कर रहे थे पिछले सीज़न में, आई थिंक वो बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि टीमें मूव ऑन हो रही हैं। और ये मुझे पता है रज़ा, आपको पता है कि प्लेयर जब छोड़ता है, अनाउंस करता है, तो उससे पहले उसकी डिस्कशन होती है, उसकी फ्रेंचाइज कहीं ना कहीं उसको इंडिकेट करती है और फिर एक एक अच्छा एग्जिट लिया जाता है। अच्छी बात है। मेरे ख्याल में कामर अकमल की और हफीज़ की हमें बहुत तारीफ़ करना पड़ेगी कि बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, अपनी अपनी टीमों को अपने मैचेस जितवाए हैं, एंड वी शुड रिस्पेक्ट देम। लेकिन हर प्लेयर का एक वक्त होता है, तो मेरे ख्याल में उनकी टीमों के लिहाज से मूव ऑन होने का टाइम आ गया था। एग्जैक्टली देखें, PSL में जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, अभी जूनियर लीग भी हुई है, तो मेरे ख्याल से यंगस्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, लेकिन जिस तरह आपने बोला, कामरान अकमल एक तवील अरसे उन्होंने सर्व किया, इसी तरीके से मोहम्मद हफीज़ ने भी तवील अरसे सर्व किया। मेरे ख्याल से अभी भी अलग नहीं होंगे किसी ना, अगर कोई टीम अगर स्क्वाड में तो होंगे रज़ा, मेरे ख्याल में स्क्वाड में तो होंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये ज़ल्मी में नहीं लिया तो किसी ना किसी टीम, कोई ना कोई टीम उनको रख लेगी। अगर प्लेइंग उसमें भी नहीं आया तो मेरे ख्याल से किसी ना किसी रोल में किसी टीम के साथ मुंसलिक होंगे दोनों प्लेयर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा है टीम के प्लेयर्स के लिए। और जो बड़े नामों की आपने बात की, डेविड मिलर, जेसन रॉय, देखें ये पहले भी खेल चुके हैं, स्टार्स हैं,
लोग इनको खेलते हुए देखना चाहते हैं। एलेक्स हेल्स, एलेक्स हेल, लियाम लिविंगस्टन, टिम डेविड, हमारे पास अपने पीएसएल के स्टार हैं भाई, बिल्कुल, और जो हमने बनाए हैं खुद। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल से जो पीएसएल की विंडो है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि उन दिनों तकरीबन जो भी बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, तो इनके मैचेस डोमेस्टिक भी चलता है। हाँ, तो इनके सिर्फ इंग्लैंड किसी हद तक फारेगा और उनके बहुत सारे प्लेयर आते भी हैं। लेकिन रजा की खबरें भी कल आई, हमने देखा कि साउथ अफ्रीका की जो लीग है उसमें जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होनी है उसे पाकिस्तानी प्लेयर्स को पीसीबी ने मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा दे दी है। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि उसके बदले पाकिस्तान में भी प्लेयर है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग का डायरेक्टली क्लैश नहीं है किसी लीग के साथ, या पहले या बाद में थोड़ा सा टच हो रहा है, इंटायरली लीग कंपटीशन में नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है रहा कि फैंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आई थिंक तभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई 2-3 ऐसे बड़े नाम ज़रूर हों जो पहली मरतबा आएँ, जिसमें कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हो सकते हैं, मैक्सवेल अगर शायद टेस्ट टीम में सेलेक्ट ना हुए तो वो भी अवेलेबल हो सकते हैं, ट्रेंट बोल्ट आपको पता है कि वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ चुके हैं, उनकी अवेलेबिलिटी। बट प्रॉब्लम ज़्यादा आई थिंक जो आ रहा है वो ये है कि जस्ट आफ्टर पीएसएल के बाद आईपीएल हो रहा है 3-3.5 महीने का, और बहुत सारे फास्ट बॉलर स्पेशली ये जो ऑलराउंडर्स बॉलिंग करते हैं वो वर्कलोड मैनेजमेंट की ऐसा नहीं फिर कहीं और खेलते हैं। देखिए बिल्कुल ये है एक इशू, लेकिन अब लास्ट ईयर जो था वो कोविड की वजह से भी जो मसले मसाइल तो चल बहुत रहे थे, ट्रबल रहा। हाँ, तो इस वजह से शायद अब की दफ़ा जो प्लेयर्स होंगे वो पूरा खेलेंगे, क्योंकि पहले ये था कि आपको बहुत पहले पहुंचना है, बबल में और आई रहना है। थिंक कोयटा ग्लेडिएटर्स रहा था, मुझे स्पेशली याद आ रहा है पेशावर दल भी, दे रियली सफर्ड, क्योंकि लियाम लिविंगस्टन और इसी तरह एक दो और प्लेयर्स चले गए, वहाँ जैसन रॉय का मसला हुआ, एलेक्स हेल्स का कुछ हुआ था। बट आपने सही कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा इस बार, कोई कोविड कोई मेडिकल नहीं है, अच्छा ड्राफ्ट आप कीजिए और आप टूर्नामेंट में एक अच्छी मजबूत टीम लेके उतर सकते हैं। ऐसे ही है। देखें जो बड़े नाम, अगर हम पीएसएल की हिस्ट्री देखें तो हर साल कोई ना कोई बड़ा प्लेयर आता है पीएसएल में, हमें हर सीज़न में कोई ना कोई बड़ा प्लेयर खेलता हुआ नज़र आया है। तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दफ़ा भी कोई ना कोई प्लेयर ऐसा जो आएगा जो फर्स्ट टाइमर होगा। देखें एबी डिविलियर्स कितना बड़ा नाम है, वो खेल चुके हैं, और डेविड मिलर हो गए, जेसन रॉय हो गए, ये सब खेल चुके हैं। मेरे ख्याल से अब की दफ़ा भी बड़े नाम नज़र आएंगे शायकीन को खेलते हुए। बिल्कुल, और साथ साथ आपको पता है कि ट्रेड और ट्रांसफर विंडो भी ओपन है, फॉरेन प्लेयर रजिस्ट्रेशन ओपन है। मेरी अपनी खबरों के मुताबिक 11 नवंबर तक आपको रिटेंशन और साथ साथ जो फॉरेन प्लेयर्स लिस्ट है, और फिर आपका ड्राफ्ट 18-19 नवंबर को हो रहा है। तो साहब आई थिंक पर्टिकुलरली हमें बात करनी पड़ेगी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, उनकी टीम कराची किंग्स की, कि बहुत ही उनका ख़राब पीएसएल रहा। आई थिंक रिटेंशन गोइंग टू बी वेरी की, कि आप किन प्लेयर्स को रिटेन करते हैं जो आपके प्लान्स में हैं। आप चाहे तो 2-3 प्लेयर कर लें, चाहे तो आप 8 कर लें। आई थिंक सबकी नज़रें, बहुत सारे हमारे जो यूट्यूब पे या ट्विटर पे सवाल मुझे भी आ रहे हैं वो कराची किंग्स के मुतालिक हैं, बिकॉज उनके फैंस बड़े डिसअपॉइंट हुए थे। और साथ ये भी खबरें आ रही कि जब मोहम्मद आबिद शायद वहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, बाबर आजम क्या कप्तान रहेंगे नहीं रहेंगे। तो कराची किंग्स डेफिनेटली ऑन द सेंटर पॉइंट कि इस बार वो नया क्या कर सकते हैं। बाकी टीमें कंसिस्टेंट ही रही हैं हमेशा से। देखिए कराची किंग्स को अपनी, जैसा आपने बोला, रिटेंशन तो करनी होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो पिक्स करने हैं प्लेयर वो बहुत उनका, हालांकि वसीम अकरम जैसा बड़ा नाम है, लेकिन लास्ट ईयर अगर हम उनकी टीम का जायज़ा लें अच्छे प्लेयर थे, लेकिन ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं था जिस डिपेंड कर सके ना कराची की टीम। बिल्कुल टोटली बाबर आजम और शर्जील पर डिपेंड कर रही थी। उसके बाद कोई ऐसे उनके पास मिडिल ऑर्डर में कोई सॉलिड प्लेयर नहीं था जो कि अगर ऊपर से टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो आके वो कैरी कर सके। तो मेरे ख्याल से पिक्स बहुत अच्छी करनी होंगी। और दूसरा मोहम्मद आमिर की लास्ट ईयर तो वो इंजर्ड हो गए, वो खेल भी नहीं पाए थे। अभी उनकी देखना होगा, वो डोमेस्टिक भी नहीं खेलते हैं, तो उनकी क्या कंडीशन है, वो क्या उनकी फ़िटनेस का क्या हाल है। तो मेरे ख्याल से अगर उनकी फ़िटनेस नहीं हुई तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कोई टीम उन्हें पिक भी करेगी। कोयटा के मुतालिक मैं ज़रूर बात करूँगा कि हमें लास्ट टाइम लग रहा था कि शायद नसीम और जो हसनैन है, लेकिन अब नसीम जितना रैपिड राइज किया है, हसनैन को गो के इतने चांसेस नहीं मिले। बट ये होता है कि अगर आपके पास अच्छी डोमेस्टिक पिक्स हों तो आगे चल के जो है वो सिचुएशन आपकी बेहतर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि कोयटा इस बार बेहतर टीम होगी, बिकॉज नसीम और हसनैन का जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो उनके काम आएगा। हसनैन का लास्ट ईयर वो इशू हो गया था उनके बॉलिंग एक्शन वाला, जिसकी वजह से वो उनको लीग अधूरी छोड़नी पड़ गई थी, वरना उनके पास बॉलिंग अटैक अच्छा था। बिल्कुल। में अगर उनके पास जेसन रॉय देखें, जेसन रॉय जब से आए थे कोयटा के पास एकदम से उनकी टीम ने राइज किया था, उससे पहले तक वो मैचेस हार रहे थे। तो मेरे ख्याल से ऊपर से अगर अच्छा स्टार्ट मिलता है, कोयटा भी अपनी, कोयटा के लिए मशहूर है, वो पिक्स अच्छी करते हैं, लेकिन उनकी टीम एक अच्छी बन नहीं पा रही थी। किसी ना किसी वजह से वो प्लेयर कोई चले जाता था, कोई इंजर्ड हो जाता था, जो स्पेशली कोरोना के मामला। हाँ, क्योंकि देखें उमर अकमल के साथ इशू हुआ, फिर हसनैन के साथ हुआ, कोविड वाले इश्यूज हुए। तो अगर उनकी टीम अच्छी सेटल हो जाती है तो कोयटा तो आपको पता है कि हमेशा फाइटिंग स्पिरिट की वजह से मशहूर रही है, अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। तो और लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं, कोयटा की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। आपको पता है कोयटा में कराची के प्लेयर्स ज़्यादा खेलते हैं, तो यहाँ के लोग भी उसको बहुत फॉलो करते हैं।
मेरे ख्याल से कोयटा को भी इस दफ़ा अपना परफॉर्मेंस को अप जी हाँ करना बिल्कुल। पेशावर ज़ल्मी की बात करें या बात करें मुल्तान सुल्तान की, इस्लामाबाद की, तो जायंट्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही हैं। और लाहौर कलंदर्स बहुत अच्छा हुआ कि डिफेंसिव चैंपियन भी हैं इस बार, 2 सीज़न से, बल्कि पिछले 3 ही सीज़न से बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और इस बार उनका जो राइज है, तो ऐसा नहीं है कि आज हम बाकी टीमों में बात नहीं कर रहे, लेकिन टाइम इस वक्त हमारा जो है वो ख़त्म हुआ है। लेकिन हम आने वाले दिनों में पाकिस्तान सुपर लीग पे बड़े स्पेशल एपिसोड करेंगे, तमाम टीमों की रिटेंशंस पर, तमाम जो रूल्स रेगुलेशन है वो आपके सामने लेकर आएंगे। तो आप प्लीज़ हमें ज्वाइन करते रहिएगा। अगर आप हमारा प्रोग्राम साथ साथ देख रहे हैं टीवी के साथ साथ DN स्पॉट पर, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और हमें कमेंट में बताइएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से मजीद कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो। प्रोग्राम डीपली आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।